जी हेलो एंड हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अंजू सिंह, आपके साथ आज है दिवाली का दिन। एंड गाइस, सभी को वेरी 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 हैप्पी दिवाली। हम लोगों ने दिवाली का ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है उसको काफी एंजॉय किया और आगे भी एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज जैसा कि आज आपने देखा होगा कि आज हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटली पॉलिटी का सेशन होगा गाइस हमारा ये, जिसमें टोटल आपके 35 एमसीक्यूज होंगे। ओके गाइस, तो मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये टोटल 35 का ये जो एमसीक्यूज पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइस, क्योंकि एग्जाम्स भी बिल्कुल सर पे है। तो हम लोगों को फेस्टिव सीजन से निकल के फिर एग्जाम के सीजन में चल रहा है, तो गाइस तैयारी तो अच्छी होनी ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपने एक चीज की तैयारी में दूसरी चीज को भूल जाए। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो मैं हूं अंजू सिंह, क्योंकि मैं गाइज लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से एमकॉम कर रखा है। मैंने बहुत सारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। एंड गाइज अभी जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर टोटल 4 इयर्स का हो चुका है। एंड गाइज अभी जो लॉकडाउन के बाद, कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो पहला रिजल्ट आया था यूपी पीसीएस लोअर का, वो भी क्लियर किया है। इंटरनल ऑडिटर गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर किया है। युवा विकास अधिकारी एग्जाम भी क्लियर किया है। आरओ का प्री। एंड गाइस, अगर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो इसलिए मैंने यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो गाइस ये केवल आरआरबी स्पेशली नहीं है, बल्कि ये एसएससी एंड आरआरबी एंड ग्रुप डी, इन तीनों का स्पेशल पॉलिटी सेशन है। ठीक है, तो गाइज आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस एक चीज और मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे नहीं डाउनलोड किया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है गाइस। जल्दी से आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि वहां से आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस दे सकते हैं टॉपिक वाइज। यानी आपने कुछ भी सर्च में डाला गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत क्या कर सकते हैं, लाइव टेस्ट क्विज दे सकते हैं। एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि गाइस हम लोग क्या होता है, पढ़ते तो है मगर सही दिशा में पढ़ाई नहीं होती है। तो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी इन एनीथिंग गाइस। डायरेक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्शन के लिए गाइस प्लस पे बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ गाइस, एसएससी के, बैंकिंग के और यूपीएससी के, इन तीनों चीजों के प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो गाइस बिल्कुल देर मत करिएगा, अनलिमिटेड एक्सेस का फायदा उठाइए, क्योंकि अनअकैडमी जो सुविधा दे रहा है अनलिमिटेड एक्सेस की, शायद ही वो कोई देगा गाइस। तो इस प्राइस हाइक से अगर आप बचना चाहते हैं कि सेम चीज देखने के लिए आपको डबल पे ना करना पड़े गाइस, तो यूज करिए मेरा रेफरल कोड अंजू10 और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। और खास तौर पे इसलिए लीजिए गाइस, क्योंकि अभी जो मेरा बैच चल रहा है वो जस्ट अबाउट टू ओवर। तो हमारा जो है 17-18 तारीख से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज हो सकता है आपको पैसे ज्यादा देने पड़े, आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने में ज्यादा मनी पे करना पड़े। तो गाइज 10% का डिस्काउंट उठाते हुए अंजू10 इज माय रेफरल कोड, अभी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अभी से ले लेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली देख सकते हैं गाइज। तो हमारा जो लॉस हो जाएगा वो हमारा लॉस हो जाएगा टाइम को लेकर। तो गाइज टाइम को वेस्ट मत करिए, आज या कल में ही किसी तरह भी अरेंज करके प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए गाइज। ठीक है, अंजू10 इज माय रेफरल कोड। तो गाइज आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी पॉलिटी स्पेशल, यानी केवल केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। तो टॉप 35 एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप सभी बिल्कुल रेडी हैं। जी चलिए, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, जितने भी आज हमारे नए दोस्त जुड़ेंगे। तो गाइज आज हमारा थॉट क्या है? आज टुडेज थॉट इज एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन। बिल्कुल सही बात है गाइस, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है, आपके लिए एक नया चैलेंज होता है। तो बस एक लंबी सांस लीजिए, पिछली चीजों को भूलिए और नए सिरे से स्टार्ट करिए। तो यही होना चाहिए गाइस। तो आज है आपके सामने जैसे क्वेश्चन नंबर 1। गाइस आज हम लोग लाइव तो है नहीं, क्योंकि गाइस फेस्टिव सीजन चल रहा है तो सभी के घरों में काम होता है, तो ये प्रीमियर आपका चल रहा है। तो गाइस ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच लिस्ट 1 with list 2 and give the correct answer using the code given below list। यानी सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। अब सूची 1 में दिए गए हैं कुछ पद और सूची 2 में दिए गए हैं कि उनको चुनता कौन है, यानी हु अपॉइंट्स देम या फिर हु elect them। ठीक है, तो गाइज लोकसभा मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कमेटी, इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट,
3 इलेक्टेड बाय लोकसभा एंड 4 इलेक्टेड बाय अडल्ट वोट्स। तो गाइज आप लोग अगर आंसर बताना चाहे तो चैट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि बाद में भी मैं देखूंगी इसको। एंड गाइज कमेंट में भी बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल यू आर टोटली फ्री। लेकिन गाइज चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर होगा क्या। राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर गाइज। कैसे? क्योंकि जो लोकसभा मेंबर होते हैं उनको हम ही लोग तो चुनते हैं, यानी इलेक्टेड बाय अडल्ट वोट्स, यानी ए को किससे मैच करना था, 4 से। फिर प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति होता है इसको कौन चुनता है गाइस, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कमेटी। जो हमारे इलेक्टोरल कमेटी होती है वो राष्ट्रपति को चुनती है, यानी बी को किससे मैच करना था, 1 से। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है गाइस, इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं, यानी सी को किससे मैच करना था, 2 से। फिर आती है बारी लोकसभा अध्यक्ष की। तो गाइस जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो इलेक्टेड बाय लोकसभा, लोकसभा के जितने सांसद होते हैं वही इनको मिलके चुनते हैं। तो डी को किससे मैच करना था, 3 से। तो देखा आप लोगों ने गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर was the anti defection law was passed by the parliament of India। गाइस भारत की संसद द्वारा दल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। ए 1984, बी 1985, सी 1986 एंड डी 1988। तो गाइस दल विरोधी कानून जो था उसका राइट आंसर है बी 1985 में, जब इंदिरा गांधी की जी की डेथ हुई 1984 में। उसके बाद जब राजीव गांधी जी पीएम के पद पे बैठे तब उन्होंने इस दल विरोध कानून को और कड़ा किया 1985 में। यानी कि अगर अगर आप किसी पार्टी से एमपी या विधायक हैं तो जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक आप पार्टी बदल नहीं सकते हैं। तो गाइज इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सजा के प्रावधान भी है। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए बैठा दिया जाए, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल से आपको आपके पद से सस्पेंड कर दिया जाए। तो गाइज ये दल विरोधी कानून जो है पारित किया गया 1985 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। गाइज उससे पहले मैं बता दूं टाइमिंग अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है यूट्यूब की। तो डेली हम लोग 3 बजे शाम को मिलते हैं गाइज। अब लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे पे यूट्यूब पे क्लास होती है और 5 बजे होती है प्लस पे। तो गाइज इस तरीके की जो प्लस क्लास है ये फिर से स्टार्ट होने जा रही है, न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो बिल्कुल देर मत करिएगा, यूज करिए अंजू 10 रेफरल कोड। एंड गाइज फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने दोस्तों अपने मित्रों सभी को बोलिए कि सब्सक्रिप्शन जरूर ले गाइज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। क्योंकि हम तैयारी तो करते रहते हैं लेकिन सही दिशा के लिए जरूरी है कि एक कोर्स को किसी न किसी चीज को फॉलो किया जाए, ठीक है। एंड गाइज जो आपकी स्पेशल क्लास होती है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर भी मैं पढ़ाती हूँ। 2 घंटे से कम कभी क्लास नहीं होती है, लेकिन गाइज वो 7 बजे शाम को होती है, ठीक है। तो 3 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं, 5 बजे मैं आपसे प्लस कोर्स पे मिलती हूँ और 7 बजे हम लोग स्पेशल क्लास में मिलते हैं गाइज। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार रखा करिए पूरे दिन गाइज, क्योंकि जितनी जल्दी सिलेक्शन लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। From where the parliamentary system of government in India has been adopted। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। यानी हमारे यहाँ देखते हैं आप पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, 2 सदन है, द्विसदनीय है पार्लियामेंट। कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सबसे मेन नहीं होता है गाइज, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से हर काम होता है। तो गाइज ये कहाँ से ग्रहण किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। ए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज देखिएगा इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ब्रिटिश, ब्रिटेन के संविधान से हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। यानी कि एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर्स एंड डी बोथ ए एंड बी। तो गाइज मैं आपको बता दूं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो कितना एज चाहिए होती है, 25। लेकिन अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं तो राज्यसभा का मेंबर आप तभी बन सकते हैं जब आपकी उम्र क्या हो गाइज, 30 ईयर्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो गाइज यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो गाइज प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों उम्र हो जाती है, 25 भी 30 भी। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई राज्यसभा वाला भी बन सकता है
और लोकसभा वाला भी बन सकता है। तो अगर कभी आपसे इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए, तो गाइस प्रधानमंत्री में याद रखिएगा हमेशा कि 25 और 30 दोनों होते हैं, क्योंकि लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। तो दोनों जगह से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी बने हैं, इंदिरा गांधी जी बनी है, एस डी देवगौड़ा जी बने थे। ये सभी लोग गाइस कहाँ से थे? राज्यसभा से सांसद थे। हालांकि 6 महीने के अंदर उन्हें सांसद होना पड़ता है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट होने चाहिए। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी कैबिनेट सेक्रेटरी, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति, एंड डी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष। तो गाइस मैं आपको बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का अधिकार तो प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अध्यक्षता यानी कि ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा गाइस? राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है, भले बुलाने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज द राइट टू एडजर्न द लोकसभा? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? यानी कि लोकसभा को अगर भंग करना चाहे या खत्म करना चाहे गाइस तो कौन खत्म कर सकता है? यानी कि नई लोग, आपको पता है जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे लोकसभा के, तो पुरानी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी भंग कर दिया जाता है। तो ये अधिकार किसके पास होता है? कौन भंग कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड डी राज्यसभा चेयरमैन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ए। जिस तरीके से राष्ट्रपति लोकसभा की और राज्यसभा की सभा को बुला सकता है, उसी तरीके से वो स्थगित भी कर सकता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टू whom does the लोकसभा स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं गाइस? ए प्रधानमंत्री, बी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सी डिप्टी लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन यानी जो नेता विपक्ष होते हैं। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो जो स्पीकर होते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है? गाइस आपको पता है हमारे यहाँ 2 सदन है, तो उसमें से उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कौन सा कहलाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड डी बोथ ए एंड बी। अब बताइएगा इसमें क्या होगा? तो गाइस देखिएगा अपर हाउस जो कहलाता है वो राज्यसभा कहलाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो गाइस उच्च उच्च क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि गाइस जैसे लोकसभा जो होता है वो ग्राउंड लेवल से लोग इस पे चुन के आते हैं, ग्राउंड लेवल से यानी कि डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट इनको चुनते हैं। किसको? लोकसभा वालों को, है ना, लोकसभा को जितने भी मेंबर्स होते हैं। लेकिन राज्यसभा वाले क्या क्या होते हैं गाइस? जो ऑलरेडी विधायक चुने हुए होते हैं जनता द्वारा, तो उन विधायकों द्वारा चुन के जाते हैं राज्यसभा में। तो गाइज ये एक तरीके से कहा जाता है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसलिए ये अपर हाउस है। या और एक तरीके से देखा जाए तो गाइज लोकसभा में आपने देखा होगा ग्रीन कारपेट बिछता है ना, ग्रीन कारपेट, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे डायरेक्ट लोगों की बात रखी जाती है। और राज्यसभा में जो लोग चुन के आते हैं गाइज वो ऑलरेडी चुने हुए लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा हाई प्रोफाइल भी मिलता है, इसलिए वहां पे रेड कारपेट होता है। और लोकसभा में आपने देखा होगा हर चीज ग्रीन है, इसीलिए वो गाइस लोअर हाउस है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे टाइमिंग नोट कर लीजिए गाइस, 3 बजे यूट्यूब पे होगी शाम को लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे, 5 बजे होगी अनअकैडमी प्लस पे। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है गाइस तो अंजू 10 रेफरल कोड यूज करके आप मेरे नए बैच में शामिल हो सकते हैं एसएससी के। ठीक है गाइस, तो जरूर अंजू 10 रेफरल कोड यूज करिए और सभी को बताइए। ठीक है। एंड गाइस 7 PM पे क्या होती है स्पेशल क्लास, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको शाम को 7 बजे मिलती हूँ। कौन सा ऐप है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अगर नहीं है तो आज ही डाउनलोड करिएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? यानी अगर भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो इनका कार्यकाल कितना होगा? ए
विद द टर्म ऑफ द लोकसभा, यानी जब तक लोकसभा चलेगी, लोकसभा के कार्यकाल के साथ। बी, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। सी, एज लॉन्ग एज इट हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। एंड डी, 5 years। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, क्योंकि गाइज जब तक बहुमत का आंकड़ा है, यानी 272 का आंकड़ा जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं होगा, उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरते ही कैबिनेट मंत्रिमंडल भी धराशायी और प्रधानमंत्री भी धराशायी। तो गाइज कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जब तक उसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में। तो जब तक लोकसभा की मेजोरिटी है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। बी, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद। एंड डी, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो गाइज आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, यानी कि ये एक संवैधानिक पद है। तो गाइज संवैधानिक पद हमारे यहाँ जितने भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, तो वो उन सब पे कहीं ना कहीं कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, यानी प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। और इस समय हमारे सीजीआई कौन है गाइज? सीजीआई कौन है? शरद अरविंद बोबडे, यानी कि ऐसे बोबडे जी हैं, ठीक है। अब देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स is the Comptroller and Auditor General of India appointed? Comptroller and Auditor General of India यानी कि कैग। तो गाइस कैग का काम क्या होता है? सरकार के खातों की जांच करना, सरकार क्या करती है क्या नहीं। तो आपको बताना है, कैग को हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल में की जाती है? ए, आर्टिकल 76। बी, आर्टिकल 110। सी, आर्टिकल 148। एंड डी, आर्टिकल 1280। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये 1280 नहीं है, ये 280 है, 280। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर क्या होगा गाइस? राइट आंसर होगा सी, यानी कि आर्टिकल 148। तो गाइस इस समय हमारे देश के अभी नए नवेले बने हैं कौन? क्या? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और ये किसकी जगह पे बने हैं? राजीव महर्षि की जगह पे। किसकी जगह पे? राजीव महर्षि की जगह पे, ठीक है। सीएजी किस में अपॉइंट होता है? 148 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द बिल अमाउंट ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा और विधानसभा इज सीज्ड। बेल अमाउंट गाइस, जो जो आपको पता है, जब नामांकन भरा जाता है ना, चुनाव में क्या माना जाता है कि चर्चा, चुनाव जीतने के लिए चर्चा चाहिए, पर्चा चाहिए और खर्चा चाहिए। चर्चा का मतलब होता है कि आपके बारे में लोगों में बात होनी चाहिए। खर्चा का मतलब होता है कि पैसे बहुत लगते हैं। एंड पर्चा का मतलब क्या है? पर्चा का मतलब है नामांकन करना। तो गाइस नामांकन करते समय सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कराया जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि सिक्योरिटी अमाउंट जो आप जमा करते हैं, जो आपको वापस मिलता है, वो भी वापस नहीं मिलता। कौन सी कंडीशन में? ए, व्हेन ही गोज टू वोट इन द इलेक्शन हिमसेल्फ, अगर वो चुनाव में खुद मत देने चले जाए तो। बी, व्हेन ही डजंट इवन गेट 1/4 ऑफ द टोटल वोट, अगर वो कुल मतदान का 1/4 मत भी ना पाए इस तब। एंड सी, व्हेन ही डजंट इवन गेट 1/5 ऑफ द टोटल वोट, जब वो कुल मतदान का 1/5 मत भी नहीं पाते हैं तब। या फिर डी, व्हेन ही डजंट गेट इवन 1/6 ऑफ द टोटल वोट, जब वो कुल मतदान का 1/6 मत भी नहीं पाते हैं। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। अगर किसी ने, चाहे वो लोकसभा मेंबर हो चाहे वो विधानसभा मेंबर हो, ठीक है, यानी विधायक हो चाहे सांसद हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, तो गाइज अगर आपने 1/6 से भी कम वोट पाए, तो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट आपने जमा किया है वो फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफिट होने का मतलब है उसका हरण कर लिया जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन के खाते में चला जाएगा। एंड गाइज जब लोकसभा का जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनको 25,000 की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, और जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं उनको 15,000 की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। तो इसको रख लिया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, which amendment act of Indian constitution gave statutory status to पंचायती राज सिस्टम। गाइस भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सांविधिक दर्जा दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया? तो गाइस राइट देखिएगा, 71th अमेंडमेंट, बी 72nd अमेंडमेंट, 3 73rd अमेंडमेंट एंड डी 74th अमेंडमेंट। तो राइट आंसर होगा आपका बी 72nd अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था आपका? 1976 में। तो गाइज इसके थ्रू क्या हुआ था, जो पंचायतें थी, जो ग्रामीण
जो पंचायती राज सिस्टम था उसको 3 भागों में बांटा गया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो इन 3 लेवल्स पे बांटा गया, 3 लेवल पे बांटा गया और इसको शामिल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से पार्ट में? पार्ट 9th में। पार्ट 9th था और सूची कौन सी थी? अनुसूची। शेड्यूल की अगर बात करें गाइस तो शेड्यूल था 11वां, शेड्यूल 11वां, पार्ट 9th, अमेंडमेंट 72nd एंड ईयर 1976। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं गाइस? ए 9, बी 10, सी 11 एंड डी 12। तो देखिए गाइस यहाँ पे राइट आंसर होगा 12, 12, टोटल 12 अनुसूचियां हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, उससे पहले टाइमिंग नोट कर लीजिए गाइस। 3 बजे होती है आपकी, 3 बजे शाम को यूट्यूब पे लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे पे, 5 बजे होती है प्लस पे। तो गाइज अगर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए अंजू10 और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है गाइज, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। एंड 7 बजे होती है स्पेशल क्लास जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्पेशल क्लास कहाँ पे होती है? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। तो उसको अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। अब देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 15, which constitution amendment was added to the preamble to the constitution in India by adding the word secular? भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? गाइज आपको पता है हमारे यहाँ सेक्युलर शब्द नहीं था, है ना, इसको बाद में जोड़ा गया। तो आपको बताना है कि किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? ए 42nd, बी 44th, सी 56 एंड डी 74। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो गाइज इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं गाइज? हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एंड अखंडता। तो गाइज ये 3 शब्द जोड़े गए थे कब? 1976 में। किसमें? प्रियम्बल में। प्रियम्बल क्या होता है गाइज? हमारे संविधान की कुंजी कही जाती है, कुंजी यानी कि की। ठीक है, तो गाइस ये सबसे पहले हम लोग इसको अपनाते हैं, उसी प्रियम्बल में हम लोगों ने अपनाया है अपने संविधान को, तो उसमें ये सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था 1942 में। अब देखिए गाइस 1976 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, how many members of Anglo-Indian community are nominated by the governor to the state assembly? राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल कहाँ होते हैं? स्टेट्स में यानी कि राज्यों में, उनके द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? यानी आपको पता है गाइस लोकसभा में जैसे कि 2 मनोनयन होते हैं, 2 नॉमिनेशन होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं गाइस? जिसके माता या पिता में से आजादी के पहले उसका जन्म भारत में हुआ होता है। तो गाइज यानी कि आजादी के पहले उसके माता पिता या किसी का भी जन्म अगर जो है भारत में हुआ है 1947 से, तो गाइज वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। गाइज ये ऐसे होते हैं जो आए थे बाहर से लेकिन रह गए यहीं पे, वो यही भारत के ही रह गए, तो गाइज वो होते हैं एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पे बताइएगा राज्यों में कितने मनोनीत किए जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 12। तो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। गाइज जो लोकसभा होती है इसमें 2 मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और जो विधानसभा होती है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि राज्य में होती है, तो उसमें एक एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ऑन होम देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंडक्ट इम्पीचमेंट? संविधान में किस पर जो है महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि उस पर इम्पीचमेंट नहीं किया जाएगा बल्कि हटा दिया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हटाना हुआ तो महाभियोग किस पर नहीं चलाया जा सकता है? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी गवर्नर यानी कि राज्यपाल, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राज्यपाल। गाइस राज्यपाल पे कोई इम्पीचमेंट के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन इम्पीचमेंट के बारे में हमारे राष्ट्रपति में दिया, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो सकता है 61 के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश का हो सकता है,
और अगर किसी हाई कोर्ट का कोई सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजेएच, ठीक है, तो गाइज उन पर भी इम्पीचमेंट लाया जाता है। इम्पीचमेंट क्या होता है गाइज? राज्यसभा या लोकसभा से अगर अगर जो है 2/3 लोग इस बात को तैयार हो जाते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने के दोषी अगर पाए गए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और किसी किसी हाई कोर्ट के जज, तो गाइज इनको संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक है, एक बार लोकसभा में पास हो जाता है, फिर एक समिति उसकी जांच करती है। अगर समिति ने सही पाया तो गाइस तुरंत राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से भी अगर पास हो गया तो बस यहीं से राष्ट्रपति अपने पद को खो देता है, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ठीक है, अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? गाइस कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ 3 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो गाइज ये जो यूनियन लिस्ट होती है, इसमें केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या अधिकार है, वो लिखा होता है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? राज्यों का, यानी जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, मेघालय, जो भी है गाइज, तो ये लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, इनके बारे में दिया होता है स्टेट लिस्ट में, है ना। लेकिन एक लिस्ट ऐसी होती है जिसमें उनमें आधी आधी जिम्मेदारी होती है, यानी कि उसमें केंद्र सरकार भी कुछ कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। तो ऐसी सूची को ही कहते हैं समवर्ती सूची या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से? तो राइट आंसर होगा गाइस सी इज द राइट आंसर, यानी ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश में ये समवर्ती सूची या कहें कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ओनली इंडियन सिटीजन्स? अब आपको बताएगा इस फंडामेंटल राइट्स तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल राइट इसमें से ऐसा है जो केवल केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है और बाहरी किसी को नहीं, यानी कोई फॉरेनर वगैरह है तो उनको नहीं दिया जाएगा। तो क्या है वो राइट? राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, एंड डी राइट टू एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का अधिकार। तो अब देखिएगा गाइस इसमें राइट आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों गाइस? जीने का अधिकार जो होता है वो सभी के लिए है हमारे देश में, चाहे कोई भारतीय हो चाहे कोई विदेशी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, यानी कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, अपनी धार्मिक चीजों को कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और भारतीयों को क्या सभी को प्राप्त है, चाहे फॉरेनर्स हो चाहे इंडियंस हो। उसी तरीके से राइट टू इक्वलिटी, यानी अगर किसी इंडियन को जो अगर पर्टिकुलर किसी सजा के लिए जो सजा एक इंडियन को दी जाएगी वही सजा एक विदेशी को दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो विदेशी होने के नाते उसको कोई और कड़ी सजा दे देंगे, नहीं, समानता का अधिकार है। लेकिन राइट टू एक्सप्रेशन यानी बोलने की अभिव्यक्ति का अधिकार, अपने मन की बात मतलब जो भी आप कहना चाहे या फिर धरना प्रदर्शन देना चाहे एंड विरोध करना चाहे, तो अभिव्यक्ति का अधिकार आपके पास नहीं है। अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है, कोई विदेशी नागरिक आके हमारे देश में अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार जता नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? अब आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए राइट टू एजुकेशन, बी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच एंड राइट टू लाइफ। अब बताइएगा कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो गाइज यहाँ पे देखिएगा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1986 से, है ना, 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया था और फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन में भी जोड़ा गया है गाइज। ठीक है, तो लेकिन सूचना का अधिकार गाइज ये एक कैसा राइट है? ये एक लीगल राइट है सूचना का अधिकार। ठीक है, बाकी राइट टू स्पीच यानी बोलने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। गाइज ये जो राइट टू लाइफ है ये आर्टिकल 21 में दिया होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर देश में हमारे नेशनल इमरजेंसी भी लग गई, यानी 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये जो जीने का अधिकार है यानी राइट आर्टिकल 21
ये तब भी लागू होता है, बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन गाइस जो राइट टू लाइफ होता है वो तब भी चलता रहता है। यानी आपको स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ खाना, नींद का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सारे अधिकार आपके चलते रहते हैं, तो ये भी फंडामेंटल राइट है। सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक लीगल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। When no one is working for the post of president and vice president, then who will be the acting president in their vacancies? जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो, यानी हमारे प्रेसिडेंट भी खाली हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी खाली हैं, यानी दोनों पदों पर कोई नहीं है, तो गाइस आर्टिकल जो है, आर्टिकल 52, उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि भारत में सदैव यानी कि हमेशा एक राष्ट्रपति होगा। तो गाइज यही कारण है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट कौन बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो तुरंत सीजेआई बन जाते हैं गाइज। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि कहा गया है कि भारत में सदैव एक राष्ट्रपति होगा, यानी कभी ऐसा समय नहीं होगा कि भारत में कोई राष्ट्रपति ना हो। तो आपको बताना है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी एस ए बोबडे जी। बी, लोकसभा स्पीकर यानी ओम बिरला। सी, राज्यसभा चेयरमैन यानी कि वेंकैया नायडू। एंड डी, कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि राजीव गौबा। तो गाइस राइट आंसर होगा ए, जो सीजेआई होते हैं वो तब हमारे देश के राष्ट्रपति का काम करेंगे, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं है तो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। Fundamental duties were added to the Indian Constitution on the suggestion of which of the following committee? Guys आपको पता है हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली नहीं थी, डीपीएसपी तो ओरिजिनली थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया है। वो भी कब ऐड किया गया है ये भी मैं आपको बता दूं। तो गाइज फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो ऐड किया गया 40 कौन से अमेंडमेंट द्वारा? अब यहाँ पे देखिएगा गाइस 42nd अमेंडमेंट, नहीं 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, यानी कि 1976 में इनमें जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी? 10। तो किस समिति की सुझाव पे जोड़े गए थे? ए, शिवरमन कमेटी। बी, तेंदुलकर कमेटी। सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। एंड डी, केलकर समिति यानी केलकर कमेटी। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसी के सुझाव पर 1976 में 42वें अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया। हालांकि अब इस समय प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। तो ये जो एक बच गई थी इसको कब जोड़ा गया था? इसको 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। कब? 2002 में, ठीक है, 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी और बनाई गई, यानी 10 से अब कितनी हो गई? 11 हो गई। और 11वें में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूरी है, यानी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। और ये ड्यूटी किसको दी गई? माता पिता को, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दे? प्राथमिक शिक्षा जरूर दे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज रॉन्ग? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, जज, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सही है गाइस, या कौन सी ऐसी है जो गलत है? ये आहारताएं कौन सी गलत है ये आपको बताना है, रॉन्ग वाला बताना है, ठीक है, कि कौन सा गलत है। ए, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बी, अ पर्सन मस्ट बी ए जज इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए पिछले 10 सालों में। 3, दैट पर्सन शुड बी एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, और अगर मान लीजिए जज नहीं है तो कम से कम 15 साल तक क्या होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय में। एंड 4, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो इसमें कौन कौन से गलत है गाइस? ए, पहला और तीसरा। बी, दूसरा और तीसरा। सी, तीसरा और चौथा। एंड डी, 1, 2 एंड 3। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, क्योंकि दूसरा और चौथा गलत दिया हुआ है। अब ये कैसे गलत है गाइस? अगर जज है किसी हाई कोर्ट का तो गाइस 10 वर्ष नहीं 5 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 10 गलत है यहाँ पे, ठीक है, 5 वर्ष तक अगर किसी हाई कोर्ट का जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बन सकता है। और अगर जज नहीं है तो दैट पर्सन शुड बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, तो कम से कम वो हाई कोर्ट का एक एडवोकेट होना चाहिए, वो भी 15 ईयर्स नहीं गाइस, केवल 10 ईयर में ही।
अगर 10 साल तक वो किसी हाईकोर्ट का वकील रहा है, एडवोकेट रहा है, तो भी वो क्या बन सकता है, सीजेआई यानी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो गाइस दूसरा और तीसरा गलत था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले टाइमिंग नोट कर लीजिए गाइस, 3 बजे यूट्यूब पर शाम को, 5 बजे शाम को ऑन अकेडमी प्लस पे, और 7 बजे शाम को डेली होती है स्पेशल क्लास। तो गाइस स्पेशल क्लास के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मुझे, और प्लस क्लास के लिए, तो गाइस याद रखिएगा, माय प्रोफाइल नेम इज अंजू सिंह। प्रोफाइल नेम इज प्रोफाइल नेम इज अंजू सिंह। तो गाइज यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी डेली लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 24। फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, यानी राज्यसभा के जो जो सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं। ए 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष, बी 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष, सी 6 ईयर्स और 6 वर्ष, एंड डी फॉर इंडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, यानी कि 6 वर्ष। गाइस ये जो राज्यसभा होती है ये कभी भंग नहीं होती, इट नेवर डिसॉल्व्स, यानी कि ये चलती रहती है। बस क्या होता है, इसमें जो बैठे मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स बैठे होते हैं ये बदलते रहते हैं। तो गाइस मेंबर जो है वो 2/3 मेंबर्स बदलते रहते हैं, कितने सालों पे, हर 2 वर्षों पे। तो गाइस राज्यसभा का कार्यकाल तो कभी नहीं खत्म होता है, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स। 1950 से हमारे यहाँ राज्यसभा है गाइस, ठीक है। तो राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती, क्योंकि उसमें मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन मेंबर्स को जो नियुक्त किया जाता है वो 6 वर्ष के लिए, यानी 6 वर्ष पूरे होने पे इनकी मेंबरशिप यहाँ से खत्म हो जाती है और इनकी जगह दूसरे लोग आ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। 6 वर्षों के लिए राज्यसभा मेंबर्स की अवधि होती है, कार्यकाल होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, गाइस इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज डिराइव्ड फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनको शामिल किया गया है कहाँ पे, संविधान में, किसके, भारतीय संविधान के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को ये किसके संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी, ठीक है। तो गाइस डीपीएसपी में होता क्या है, जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों लोग राज्य के लिए किस प्रकार से नीतियां बनाते वक्त, तो गाइस ये 15 नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको फॉलो करते हुए ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश के लिए और स्टेट गवर्नमेंट को अपने राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा एंड डी आयरलैंड। तो गाइज राइट आंसर होगा डी, यानी कि आयरलैंड से ये डीपीएसपी का सिद्धांत लिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल नहीं है, पॉलिटिकल राइट, एक राजनीतिक अधिकार है। ए प्रॉपर्टी राइट यानी संपत्ति का अधिकार, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एंड डी राइट टू वोट। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर होगा डी, मतदान का अधिकार, यानी कि मतदान का अधिकार। गाइज जो ये 61th अमेंडमेंट, 61th अमेंडमेंट हुआ था हमारे देश में, तो जिसके तहत क्या कर दिया गया था गाइज, जो मतदान का अधिकार 21 वर्ष पे था उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि अब 18 वर्ष का बच्चा या कोई अडल्ट वोट करेगा तो वो वैलिड हो जाएगा। तो गाइज ये जो राजनीतिक अधिकार, ये जो एक राजनीतिक अधिकार की बात करें तो मतदान देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार गाइस पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट द्वारा इसको क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार। गाइस जो लीगल राइट होता है इसको कोई भी नया कानून बना के रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं रिप्लेस होते। तो प्रॉपर्टी राइट को हटाया गया, तो ये एक कैसा अधिकार है, लीगल राइट। राइट टू वोट एक पॉलिटिकल अधिकार है, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन ये दोनों फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता और शिक्षा पाने का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। विच पेयर इज रॉन्ग इन द पेयर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन बिलो एंड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू देम। अब नीचे दिए गए मौलिक अधिकारों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है।
यानी किसके सामने गलत आर्टिकल लिखा हुआ है ये आपको बताना है। ए राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार 1418 में। बी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 से 25 में। सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। एंड डी राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। तो अब देखिएगा गाइस इसमें गलत क्या है, गलत है बी, यानी ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 24-25 में नहीं दिया है, ये 23 और 24 में दिया गया है। तो 23 और 24 में कहा गया है कि कोई भी मानव देह व्यापार या फिर मानव तस्करी या बाल श्रम नहीं करा सकता है। ठीक है, अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो उससे कोई भी क्या नहीं करा सकता, कोई अपने होटल या कहीं पे भी गाइस काम नहीं करा सकता, बाल श्रम नहीं करा सकता। लेकिन हाँ नोट में लिखा है कि अगर नोट करके यहाँ पे लिखा है कि अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो गाइस यहाँ पे ये रूल हट जाएगा कि ये इंसान बच्चा है तो ये नहीं कर सकता है, बाल श्रम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो उसमें नोट करके बताया गया है 25 में कि अगर कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 28, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स हैव अ टर्म ऑफ ऑफिस। अब आपको बताना है जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनके पद का कार्यकाल कितना होता है, यानी वो कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन बनते हैं इस समय कौन है गाइस, प्रदीप जोशी जी है ना। तो आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ए 4 years और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 60 years, यानी या तो 4 साल या फिर 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। बी 5 और टिल अटेन्स द एज ऑफ 62 years, 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। सी 6 years और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। या फिर डी एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रह सकता है संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर होगा सी, यानी कि या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या तो 65 वर्ष की पूरी की उम्र पूरी हो जाए। तो अगर 65 वर्ष के आप हो गए तो तुरंत आप यूपीएससी चेयरमैन पद से हट जाएंगे, या फिर आपके 6 साल पूरे हो गए तो भी आप यूपीएससी चेयरमैन पद से हट जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, मेंबरशिप इन राज्यसभा हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। गाइज आपको पता है राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सॉरी मनोनयन का मतलब है यहाँ पे चुनाव, इलेक्शन होता है ना। जो विधानसभाएं होती हैं उन्हीं में से चुन के आते हैं, विधानसभाओं में से ही लोग राज्यसभा में जाते हैं। जो पार्टी जिसका नाम सजेस्ट करती है तो वो चला जाता है, अगर विधायक सारे मिलके उसको आगे पहुंचाते हैं। तो गाइज हमारे लोकसभा में 250 सीटें हैं, तो आपको बताना है कि राज्यसभा में जिस तरीके से हमारे लोग मनोनीत होते हैं है ना, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये किस देश से लिया गया है। ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी जर्मनी एंड डी फ्रांस। तो अब देखिएगा गाइस राइट आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया ली गई है हमारे देश में। अब देखिए गाइस क्लास टाइमिंग फिर से मैं बता दे रही हूँ, 3 बजे यूट्यूब पे, 5 बजे अनअकैडमी प्लस पे और 7 बजे स्पेशल क्लास पे। एंड माय प्रोफाइल नेम इज अंजू सिंह, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं और डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ए प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, बी पार्ट 1 यानी भाग 1, सी आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 एंड डी नोवेयर यानी कहीं नहीं। तो अब देखिएगा गाइज यहाँ पे राइट आंसर होगा डी यानी कि नोवेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नोवेयर, तो मैं आपको बता दूं गाइज भारत एक फेडरल कंट्री नहीं है, भारत इज नॉट अ फेडरल कंट्री, भारत एक संघीय देश नहीं है। संघीय का मतलब पूरे देश में केवल एक ही की पावर नहीं चलती है। तो गाइज एक्चुअली भारत है क्या, भारत जो है वो वो राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ, ना कि एक संघीय देश है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन कंट्री नहीं है गाइज, ये संघीय कंट्री नहीं है, फेडरल कंट्री नहीं है, ये राज्यों का संघ है, यानी कि सारे राज्यों को मिलाकर हमारा देश बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा डी, क्योंकि संघीय शब्द तो कहीं हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज ही नहीं हुआ है। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है फाइनेंस कमीशन की। ए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा
एंड डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट यानी कैबिनेट मंत्री परिषद। जी, तो आप देखिए गाइस यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं गाइस वो फाइनेंस कमीशन को चुनते हैं। तो गाइस इस बार 2020 की जो फाइनेंस कमीशन है वो अप्रैल में बनी थी और इस टाइम हमारे यहाँ 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। गाइस फाइनेंस कमीशन का क्या काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन जो है सरकार का हिसाब रखती है, सरकार को सजेशन भी देती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं। तो गाइस एक तरीके से निगरानी का भी काम करती है और सजेशन देने का भी काम करती है। तो इसमें 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में और एक प्रेसिडेंट होता है जिसे चेयरमैन कहते हैं, है ना। तो गाइस उस चेयरमैन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल में करता है? आर्टिकल 280 में। ठीक है, आर्टिकल 230 में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? 15वीं। और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है गाइस? एनके सिंह जी। एनके सिंह जी का पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। ओके, अब देखते हैं आगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू हियरिंग? भारत के महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई करने का अधिकार होता है? यानी अगर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं गाइस, ये सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर होता है। लीगल यानी सरकार को लीगली जितनी भी चीजें होती हैं पूरी दुनिया भर से उन सब पे एडवाइस देने का काम करता है अटॉर्नी जनरल। तो आपको बताना है वो कहाँ कहाँ सुनवाई कर सकता है। ए, सुप्रीम कोर्ट ओनली यानी केवल उच्चतम न्यायालय में। बी, एनी हाई कोर्ट किसी भी उच्च न्यायालय में। सी, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स ओनली केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय में। एंड डी, एनी लॉ कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर भारत के किसी भी विधि न्यायालय में। तो देखिए गाइस राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, एनी लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया। गाइस पूरे भारत में कोई भी कोर्ट हो, कोई भी जगह हो, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी जो महान्यायवादी होते हैं वो सुनवाई हर जगह कर सकते हैं। एंड गाइस जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनको किस आर्टिकल के तहत अपॉइंटमेंट होती है? अंतर्गत आर्टिकल 76 के तहत। और कौन करता है इनकी अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक पद है। ठीक है। एंड गाइस ये जो महान्यायवादी का पद होता है ये 5 साल का होता है। एंड इस समय हमारे देश के महान्यायवादी कौन है गाइस? के वेणुगोपाल जी। कौन है? के वेणुगोपाल जी। और इन्हें दोबारा से बनाया गया है इस बार। किसका? भारत का अटॉर्नी जनरल। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 33, by which constitutional amendment act right to property has not been a fundamental right? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है यानी मौलिक अधिकार नहीं रह गया? कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था कि पहले हमारे यहाँ ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, तो 7 में से ये 6ठे नंबर पे आता था। और आर्टिकल कौन सा था इसका? आर्टिकल 31। तो इसको संपत्ति का अधिकार किस अमेंडमेंट द्वारा बनाया गया? यानी फंडामेंटल राइट से क्या बन गया? ये एक लीगल राइट बन गया। कैसे? किस संशोधन द्वारा? ए 42nd, बी 44th, सी 46 एंड डी 78। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर होगा बी, यानी 44वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसके तहत क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के 300 ए में डाल दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट। क्योंकि गाइस सरकार को अगर कोई किसी जमीन की जरूरत पड़ती तो फंडामेंटल राइट के रहते तो वो किसी से जमीन ले नहीं सकती है। अब लेकिन वो देश के विकास के लिए वो जमीन जरूरी है कि वहां से हाईवे जाए। तो गाइज इसीलिए इसको लीगल राइट बनाया गया कि अगर लीगली आप सही होंगे तब तो आपकी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन लीगली अगर आपको सारा पेमेंट किया जा रहा है और देश के हित की बात है तो आपको अपनी जमीन देनी पड़ेगी। तो गाइज कौन सा अमेंडमेंट था? 44th यानी कि 44वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, which of the following ideals was not included in the preamble while framing the constitution? गाइस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पता है 1946 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। हालांकि उसे लागू कब किया गया? लगभग एक महीने के बाद। कब? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है इसीलिए। तो आपको बता रहे हैं कि ओरिजिनली प्रियम्बल में कौन से आदर्श जो थे, कौन से आदर्श शब्द हैं जो प्रस्तावना में नहीं थे? ए फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, बी इक्वेलिटी यानी समानता, सी सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी एंड डी द जस्टिस यानी कि न्याय। तो गाइज मैं आपको बता दूं सी सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, बाकी फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड जस्टिस ये तीन के तीनों शब्द हमारे प्रियम्बल में यानी कि विधेयिका कहिए या फिर प्रस्तावना कहिए उसमें नहीं था। तो तीन शब्द जोड़े गए कौन कौन से? सेक्युलर कौन से अमेंडमेंट द्वारा?
42nd अमेंडमेंट 1976 में, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो गाइज इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? सी। अब देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 35। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? गाइज आपको पता है 1946 में जब माउंट बेटन प्लान आया तो उसके बाद हमारे यहाँ जो है वो क्या बनी गाइज, एक संविधान को तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी। तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी उसके प्रारूप को तैयार करने वाली जो कमेटी थी गाइज, अलग अलग तरीके की कमेटियां थी। जैसे कि अगर बात करूं झंडा समिति थी, एक प्रारूप समिति थी, इस तरीके की थी गाइज। तो आपको बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, एंड डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो गाइज मैं आपको बता दूं राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आर्किटेक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले अगर मेन आर्किटेक्ट की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। अब देखिएगा गाइज यहाँ पे आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। 3 बजे शाम को मिलेंगे गाइज फिर से लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे एग्जाम पे। 5 बजे मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पे। तो गाइज प्लस पे सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए एंड यूज करिए माय रेफरल कोड अंजू10। अगर इसको यूज करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइज 7 बजे होती है आपकी स्पेशल क्लास जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज ये क्लास भी करना बिल्कुल मत भूलिए एंड सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल मत भूलिए गाइज। ये देखिए ये है रेफरल कोड अंजू10, इसी का डबल डबल पे करना पड़ेगा गाइज। 6000 का 12000 देंगे आप, 7200 का कितना देंगे गाइज? अगर मैं 72 की बात करूं तो गाइज आप देंगे लगभग 14,400 रुपए, यानी 14,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइज जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अंजू10। ओके, अंजू10 से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइज किस किस के प्राइस हाइक हो रहे हैं? यूपीएससी, सीएससी, आइकॉनिक के, एसएससी के और बैंकिंग के। रेलवे का नहीं बढ़ रहा है लेकिन एसएससी और बैंकिंग के दाम बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए और सिलेक्शन की तैयारी है, अगर सिलेक्शन का इरादा है तो प्लस तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कुछ और खर्चों में कम करिए और सिलेक्शन लीजिए गाइस। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, जैसे जैसे समय बीतेगा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो गाइस प्लीज इस कोड को यूज करिएगा, अंजू10 इज माय रेफरल कोड एंड 10% का डिस्काउंट लीजिएगा। तो गाइस वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू। आई होप आप सभी लोग इस फेस्टिव सीजन में एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। एंजॉय भी करिए और पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ पे जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।